जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसने पूरी दुनिया को सेप दिया कि क्रांति, मतलब जो क्रांति लोगों ने की, जैसे अपने यहाँ भगत सिंह ने की, वैसे आपका लेनिन ने की, स्टालिन ने की, है ना, सब लोगों ने की। स्टालिन से ज़्यादा तो लेनिन ने की। और ये जो अपने कार्ल मार्क्स थे, इन सब के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आए। तो उसका जो मेन जनक है वो कौन है भाई? क्योंकि कार्ल मार्क्स वगैरह जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता है ना कम्युनिज्म में, तो उन सबके थॉट्स तो आए। वो उनकी तो पैदाइशी 1818 की है ना, 1818 की। लेकिन जो वहाँ पर रिवॉल्यूशन चला तो 1770 तक है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसने सबको सेप दिया। और फिर धीरे धीरे जो रिवॉल्यूशन था, जो आपका वो था कि मोनार्की को हटाना है, ऑटोक्रेसी को हटाना है, डेमोक्रेसी को लाना है, ये धीरे धीरे पूरे देशों में फैला। सबसे ज़्यादा यूरोप में फैला, कहीं रसिया में भी आया, धीरे धीरे पूरे एशिया में भी आया, अपने भारत में भी आया, है ना, और बाकी देशों में भी आया। तो आज हमें इसी चैप्टर को समझना है, ठीक। और आप देखना ये धीरे धीरे जाके इंडिया से भी कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आप ये ना सोचना कि ये सब फालतू की चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी एनसीईआरटी में है वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ लॉजिक है, ठीक है। तो ये सोशलिज्म इन यूरोप। अब अगर किसी को सोशलिज्म का मतलब ना पता हो तो उसको समाजवाद कहते हैं, मतलब सबको मिला के चलना, ठीक है, समाजवाद है। और जो समाजवाद का एक ऊपरी रूप है जिसको हम लोग साम्यवाद कहते हैं, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स जिसको कम्युनिज्म कहते हैं, वो थोड़ा सा, मतलब उसको कहा जाता है कि वो थोड़ा सा समाजवाद का थोड़ा सा खतरनाक रूप हो जाता है, ठीक है। कम्युनिस्ट जिसको कहते हैं, कम्युनिज्म जैसे चाइना में है, वहाँ पर चीज़ें जो होती है आपको लगता है सब लोगों को जोड़ के रखा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर लोगों की आवाज़ें दबने लगती हैं। तो सबसे अच्छा जो है वो सोशलिज्म है ना। ये ओपिनियन नहीं हो सकता, ये मतलब लोगों को मत के हिसाब से, ये किसी का ओपिनियन नहीं है लेकिन मत के हिसाब से होता है। या तो कैपिटलिज्म हो या तो सोशलिज्म हो, ठीक है। कम्युनिज्म जो होता है वो कहने में अच्छी बात है कि कम्युनिज्म जो है अच्छी चीज़, लेकिन असलियत में वो अच्छी नहीं रह पाती, क्योंकि उसमें जो शासन होता है वो एक इंसान के पास आने लगता है, ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो उनके जो किंग थे आपको पढ़ा था, उनको हटाया गया, फिर वहाँ पर अच्छा रिवॉल्यूशन उनका आया, ठीक है। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उससे क्या, वो बिगर इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ड्रामेटिक चेंज आया पूरे वर्ल्ड में। अब चेंज कैसा आया, लोगों ने मतलब कहने लगा कि जो राजा वाजा है उनको हटाओ, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर जैसे यूरोप की कंट्रीज हैं, जैसे आपकी जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, फ्रांस तो हो ही गया ना, फ्रांस तो सबसे पहले किया था, जर्मनी, इटली, ये सब जितनी भी कंट्री थी जैसे आपकी, उन्होंने क्या किया, ऑटोक्रेसी को, मोनार्की को हटाया, यानी कि राजशाही को हटाया और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी अपने देश में लाए, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर देखिए बिगर इम्पैक्ट किया किसमें, वर्ल्ड में। अब जो ये था इम्पैक्ट तक ये कैसे आया, इम्पैक्ट लाने के लिए मतलब कोई अच्छा सा चेंज लाना है तो उसके लिए कुछ ग्रुप ऑफ लोग चाहिए, ठीक है। तो दो लोग बहुत फेमस हुए हैं, एक लिबरल्स। आज के समय में आप सुनते होंगे तो लिबरल्स जो हैं वो वैसे नहीं हैं, ठीक है। लिबरल्स मतलब है जो सब धर्मों में विश्वास करे, जो सबसे अच्छे हों, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब जिनका सब में क्या हो, नॉर्मली इसमें हो कि वो लोग इक्वलिटी में विश्वास करें। लेकिन अभी जो लिबरल्स होते हैं उनकी परिभाषा थोड़ी दूसरी हो गई, लेफ्ट और राइट विंग। लेफ्ट विंग वालों को लिबरल्स माना जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। लेफ्ट विंग वो होता है जो नॉर्मली चीज़ें चल रही हैं, समझना, लेफ्ट विंग वो होता है जो नॉर्मली चीज़ें चलती हैं उसको वो हमेशा हटाना चाहता है, और राइट विंग वो होता है जो चल रही है चीज़ें उसके साथ चलना चाहता है। राइट विंग और लेफ्ट विंग अलग चीज़ है ना, ये अभी आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया में, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका लिबरल्स होता है वो ऐसे थॉट्स रखता है, मतलब उसके ऐसे थॉट्स है सब धर्म सही हैं, सब किसी में कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मिलजुल के रहें, ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो लिबरल्स हैं वो भी अच्छे नहीं है इतने, जो उनका भी एक ऊपर रूप है जिसको हम लोग कहते हैं रेडिकल्स, ठीक है। आज के वर्ल्ड में तो रेडिकल माने होता है जो गंदगी फैला रहा हो, ये चीज़ें। उस समय जो रेडिकल्स आए थे उन्होंने कहा था चेंज लाना है, ड्रामेटिक चेंज, मतलब बड़ा सा चेंज लाना, वो आपके रेडिकल्स है। अब इन दोनों में अंतर क्या, देखो, लिबरल्स क्या कहते हैं आपके, वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज द सोसाइटी। उन्होंने देखा कि हमको सोसाइटी को चेंज करना है, ठीक है, सबको समान सब चीज़ें दिलानी है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग, अच्छा, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें सबको समान अधिकार हो, ठीक है। और लिबरल्स भी ये कह रहे हैं कि हमको सोसाइटी में चेंज लाना है, सबको बराबर करना है। लेकिन तब भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, जो लिबरल्स हैं वो आपके डेमोक्रेट्स क्यों नहीं है, डेमोक्रेटिक क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा हम चेंज तो लाएंगे, हम सब कुछ लाएंगे, लेकिन हम कुछ चीज़ों में विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते। मतलब पता है इसका क्या है, कोई भी 18 साल के ऊपर है तो वो वोट डालेगा। इनका कहने का मतलब ये चीज़ गलत है। जो पढ़ा लिखा है, जो पैसे वाला है, केवल वोट वो डाले, अनपढ़ जाहिल इंसान वोट नहीं डाल सकता। ये थॉट्स हैं लिबरल्स से ना। ये हम लोग बात कर रहे हैं 1800 की, 1900 की, उस समय की बात है। चलिए आप अभी प्रेजेंट टाइप से इसको वो मत करना, ठीक है, मिस इंटरप्रेट ना करना, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि जो वोट देने का अधिकार है वो केवल होगा, ये चीज़ समझना अच्छे से, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, ठीक है, जैसे सबसे पहले फ्रांस है,
तो उन्होंने वोट देने का अधिकार केवल पुरुष का रखा, महिलाओं का नहीं रखा। उन्होंने कहा जो वोट देंगे वो केवल मेन देंगे, वुमेन नहीं दे सकती। ज़्यादातर हुआ अपना इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने तुरंत ही राइट दे दिया कि मेन और वुमेन जो है दोनों वोट डालेंगे और सब कोई वोट डाल सकता है। ये नहीं है कि जो अमीर व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है, गरीब व्यक्ति नहीं डालेगा, ऐसा कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हुआ था। अब लेकिन जो रेडिकल्स थे, जो इनका भी एक समझ लो एक बाप रूप टाइप के ना, जो इनसे भी बड़े मान लो, क्योंकि उनके थॉट्स कुछ ज़्यादा ही ओपन, तो वो कहते थे ज़्यादा ओपन नहीं, जो आज प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं उनको आप रेडिकल्स कह सकते हो। वो बिलीव करते थे सब चीज़ में। उनका कहने का मतलब था सारे धर्म अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है, और सबको सपोर्ट करना है, चाहे अमीर हो गरीब हो, ठीक है, और वोट देने का अधिकार सबको है। जो एडल्ट है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी 18 साल के ऊपर है वो वोट दे सकता है। सिंपल सी बात, ठीक है, समझ में। अब देखो इन दोनों से बिल्कुल अलग था कंजर्वेटिव्स ना। एक इंग्लैंड में पार्टी भी है जिसका नाम है कंजर्वेटिव्स। जो कंजर्वेटिव्स थे आपके, उनका कहना था कि भाई वोट चेंज ये सब फालतू की चीज़ें, जो चीज़ें चलने दो, मोनार्की चल रही है, राजशाही चल रही है, ठीक है, उसको चलने दो, मोनार्क सिस्टम सबसे अच्छा है, ये लोग इन्होंने सोचा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा टाइम बीतने लगा, जब बहुत समय होने लगा, तो इनके भी दिमाग में आया यार कब तक राजशाही चलेगी, कभी ना कभी तो होगा। इनका विरोध होने लगा जो कंजर्वेटिव लोग थे। अब ये कंजर्वेटिव लोग कौन थे, इसका भी आपके दिमाग में आएगा। ये कंजर्वेटिव लोग कौन है? ये हैं जो राजशाही लोग हैं, जो नोबल के लोग हैं, चर्च के लोग हैं, क्लर्जी हैं। भाई ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले आपने देखा था फ्रेंच में क्या था, क्लर्जी के ऊपर सबसे ज़्यादा पावर थी, इसमें चर्च के लोग हैं, पादरी वगैरह हैं। उसके बाद क्या नोबिलिटी, उसके बाद थर्ड स्टेज आती थी। तो इन दोनों को कंजर्वेटिव कहा जाता है, नोबिलिटी को और चर्च वालों को। तो इनका कहना था कि इस सबको रेडिकल और लिबरल्स जो इनको पकड़ पकड़ के मारते थे, ख़त्म करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया बाई 19th सेंचुरी, दे एक्सेप्टेड सम चेंजेस, उन्होंने एक्सेप्ट किया, कुछ चेंजेस को उन्होंने अपनाया और कहा बात तो सही है, अगर चेंज नहीं आएगा सोसाइटी में तो सोसाइटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई जो रेडिकल्स थे, सोसाइटी क्या खत्म हो जाएगी, यही लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी तो चेंज चाहती थी, जो राजा महाराजा लोग थे वो चेंज नहीं चाहते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने भी एक्सेप्ट किया और ये भी सोचे कि, लेकिन इनका कहने का मतलब चेंज धीरे धीरे आए, ड्रास्टिकली चेंज ना आए। अगर कोई चेंज ड्रास्टिकली होगा, जिसको कहते हैं एकदमी से, वो हमेशा आपका क्या कहता है, विनाश का कारण बन सकता है, ठीक है। मान लो एकदमी से सारे लोगों को पावर दे दिया जाए, जैसे एक फैक्ट्री है उसमें एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप हटा दो एकदमी से और 1000 लोगों को पावर दे दो, तो 1000 लोग क्या एक के हिसाब से चलेंगे? नहीं चलेंगे, वो अपनी अपनी चलाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा, फैक्ट्री जो है आपकी वो उसका विनाश होने वाला, डिस्ट्रॉय हो जाएगी फैक्ट्री। हाँ, लेकिन धीरे धीरे पहले 2 को पावर दे दो, फिर 4 को दो, फिर 6 को दो, फिर 8 को दो, तो आप ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सिंपल सी बात है। देखो एकदम ही से कुछ भी करोगे तो वो हमेशा आपको दिक्कत ही पहुंचाएगी। चलिए ठीक है, यानी चीज़ समझ में आई कि नहीं, आपको साथ में नोट करते चलना है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब क्या हुआ, पहले तो देखो ज़्यादातर लोग थे ग्रामीण क्षेत्र में थे, एग्रीकल्चर वे से लाइफ जीते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, औद्योगिकरण होने लगा, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, यानी कि इंडस्ट्री बनने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनी बनने लगी, ठीक है। और सोशल चेंज हुआ उस हिसाब से, पहले लोग खेती में जाते थे, बात करते थे, अब भाई वो लोहे के मशीनें चलाने लगे, स्टील की मशीनें चलाने लगे, स्टीम इंजन चलाने लगे और वहाँ पर जाके बात करें तो सोशल चेंज आने लगा, सामाजिक आपका बदलाव। अब उसमें हुआ क्या, नए शहर बनने लगे, भाई इंडस्ट्री के पास नए शहर बनने लगे, ठीक है, और न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स बनने लगे। मतलब एक फेमस हो गया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग हैं ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, वैसे बनने लगा, रीजन डेवलप्स होने लगे, बड़े होने लगे, ये सब चीज़ें हुई। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो बहुत लोग जो थे, जो मेन थे वुमेन थे, वो एग्रीकल्चर को छोड़ के कहाँ पर आ गए, वो आपके आ गए फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे, ठीक है। पर जब वो काम करने लगे तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो पाई। पता क्या हुआ, उनसे जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा, कहो तो 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 घंटे काम कराएं, 15-14 आवर्स तक काम कराएं, और उनको जो वेजेस है, जो उनकी तनख्वाह है, उनके वेतन है, वो उनको बहुत कम दिया जाए। तो ये आप समझ सकते हो असामाजिक चीज़ है बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी। अब आप कहोगे अगर इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हैं, सब कुछ अच्छे से अच्छे हो रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ी। देखो इंडस्ट्रीज़ को आप एज ए स्टार्टअप समझ सकते हो, किसी ने नई इंडस्ट्री चालू करी, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, सस्टेन मतलब उसको रोक नहीं पाया, उसको बचा नहीं पाया, उसको चला नहीं पाया। अब जब वो उसको चला नहीं पाया तो इंडस्ट्री ढह गई, और जैसे इंडस्ट्री जो ढह गई तो उसके अंदर जो लोग थे, जो काम कर रहे थे, वो काम करने वाले बिना काम के हो गए, मतलब अनएम्प्लॉयड हो गए। जो एम्प्लॉयड लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और एकदमी से अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ने लगी। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है।
अब जब देखो कभी किसी के पास प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो हमेशा क्या करेगा, वो किसी ऐसे इंसान के पास जाएगा कि मदद करे हमारी या फिर हमको रास्ता बताए कि क्या करें। तो जब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ने लगी तो दो लोग सामने आए, एक तो आपकी जो हमने पहले बात की लिबरल्स और दूसरे रेडिकल्स। दोनों के पास लोग गए, वो लोग आप उनके पास नहीं आए, दोनों लोग के पास गए जिनको ज़रूरत थी और इन दोनों से पूछने लगे, जो ये ग्रुप्स है, एक लिबरल्स का ग्रुप है और एक रेडिकल्स का ग्रुप है। इनसे सॉल्यूशन के लिए लोगों ने कहा कि कुछ बताओ क्या करें, ऐसे तो लोग भूखे मर जाएंगे। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि एक माँ जो थी वो अपने बच्चे को एक जो सबसे सस्ती चीज़ आती थी ब्रेड भी नहीं खिला पाती थी और राजा लोग थे वो भाई शान से रह रहे थे। तो जो फ्रांस में क्या हुआ, इसलिए विद्रोह हुआ क्योंकि एक मतलब जो बेसिक चीज़ है, जो ब्रेड है जो सबसे सस्ती होती थी वो भी नहीं खा पा रहे थे वो लोग, तो उन्हें बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो गई। कहीं भी क्रांति अगर होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, जो लोग परेशान होंगे वही क्रांति करेंगे। जैसे अपने यहाँ भगत सिंह आप सब जानते हो, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया। रिवॉल्यूशन जो था, जो हमारी क्रांति थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ फैलने लगी, सबसे ज़्यादा आपकी फ्रांस में हुई सबसे पहले, फिर धीरे धीरे इटली में फैली, जर्मनी में, रशिया में। जर्मनी में आप जानते हो नाजी सिस्टम था, उसको उखाड़ फेंका। भाई देखो ज़्यादातर तो हिटलर वहाँ पर मेन शासन में आ गया, राजा को हटा के हिटलर पहले शासन में आ गया। फिर हिटलर का जो नाजिज्म था, जो नाजिस्ट था, वो उस चीज़ को हटा के वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, ठीक है। अब इनका देखो एक एग्जाम्पल भी, एक इटली का एग्जाम्पल है आफ्टर 1815। अब ये लोग क्या चाह रहे थे, मोनार्की को हटा रहे थे, राजशाही को हटा रहे थे और गवर्नमेंट ला रहे थे डेमोक्रेटिक। तो इसमें सबसे बड़ा रोल था इटली में। इटली में एक नेशनलिस्ट थे जिनका नाम था गिउसेप्पे मजीनी। तो गिउसेप्पे मजीनी जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, भाई देखो फ्रांस का तो हो चुका है, फ्रांस का तो आपका 1780 तक पूरा काम हो चुका था, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं कि और यूरोप में कहाँ क्या क्या हुआ। तो जो आपका इटली था, इटली में गिउसेप्पे मजीनी ने, ये वहाँ के अपना प्रेसिडेंट बनते हैं, उनको उखाड़ फेंकते हैं मोनार्की को, ठीक है। ये बस इतनी चीज़ है, आपके एनसीईआरटी में नाम वाम नहीं दिया किस राजा को उखाड़ फेंका, ये सब चीज़ें नहीं दी हैं। आपको याद रखना कि इनका बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। ऐसे आपके थे रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, ये यूएसए में थे, देखना इनको। अब भाई ये धीरे धीरे हर जगह तक पहुंचा क्योंकि हमने लिखा भी है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, ये चैप्टर का नाम है भले, लेकिन जो बिगर इम्पैक्ट था वो वर्ल्ड में हुआ था, हर जगह ऐसा हुआ था। धीरे धीरे इंडिया में भी आने लगा था। आप जानते हो लेनिन के विचारधारा से भगत सिंह वगैरह प्रेरित होके उन्होंने भी क्या किया भाई, रिवॉल्यूशन किया, सिंपल सी बात है। और लेनिन कहाँ के थे, आपके बोल्शेविक पार्टी के थे। किसके थे, बोल्शेविक पार्टी रसिया के थे, ठीक है। और ज़्यादातर भाई उसका नाम भी रसिया नहीं था, सोवियत संघ था, ठीक है। हमने यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि जब ये एनसीईआरटी में आप चैप्टर पढ़ रहे हो तब हम लोग रसिया को रूस से इस नाम से जाने, ठीक है। पहले क्या नाम था, सोवियत संघ। अब देखो रॉबर्ट ओवेन जो था आपका 1771 से 1858 तक, ठीक है, ये यूएसए के। तो इन्होंने एक ग्रुप का नाम बनाया, ठीक है, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ठीक है, ये नाम है उनके ग्रुप का, या फिर आप कह सकते हो उनका एक ग्रुप है। उसमें उन्होंने क्या किया, यही सब चीज़ें प्रमोट की। क्या, दो थॉट्स प्रमोट किए, एक लिबरल्स थॉट और एक आपके कौन से रेडिकल्स। अब दोनों कौन है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लिबरल्स की क्या थॉट प्रोसेस था और आपका रेडिकल्स का क्या था, दोनों की उन्होंने थॉट प्रोसेस फैलाएं, ठीक है। एक आपके लुइस ब्लैंक थे, ये सब हमारे रिवॉल्यूशनरीज हैं, ठीक है। लुइस ब्लैंक थे, ये सब यूरोप के हैं। देखो अगर आपको लग रहा होगा कि इंडिया का कोई नाम क्यों नहीं आ रहा, हम देखो ये हम वेस्टर्न में बात कर रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप। तो जब यूरोप की बात करें तो इंडिया का, भारत का कोई भी इंसान अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 1813 से 1882 तक थे। इन्होंने क्या कहा कि हमको कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए। कॉर्पोरेट्स मतलब कैसे कि मतलब लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए, लेकिन एक अकेला इंसान या अकेला ग्रुप ऐसा नहीं कर सकता। ये तभी हो सकता है जब वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमारा साथ दे। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि गवर्नमेंट हमको हेल्प करे टू मेक कोऑपरेटिव्स। अगर हमारे कोऑपरेटिव्स हमें बनाना है तो कौन हमारी मदद कर सकता है, समझ लो अच्छे से, कौन हमारी मदद कर सकता है, गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो सोशलिज्म भले आप लोगों ने सुना हो ना सुना हो, लेकिन एक नाम बहुत फेमस है, तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये कब पैदा हुए थे, 1818 में, और कब तक चाहिए, 1883 तक। तो इनका बहुत ज़्यादा रोल है उसमें, इसको आप कहते हो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी या फिर कहते हैं मार्क्सिज्म कम्युनिज्म। तो ये कम्युनिस्ट के बहुत फेवर में थे। इनका कहने का मतलब था जो पूंजवादी है, जो आपका कैपिटलिज्म है उसको हटाओ और साम्यवादी सोच यानी कि आपकी कम्युनिज्म लेके आना है, ठीक है। अब कम्युनिज्म में इनकी सोच ये थी जो मैंने अभी बताया, तभी ज़्यादा लोग, देखो ये कुछ लोगों के अपने थॉट भी हो सकते हैं या फिर आप एक्सपेरिमेंट से देख सकते हो। इनका कहने का मतलब था कि अगर कोई एक इंसान है, वो फैक्ट्री का राजा है, ठीक है, उसके नीचे 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं,
तो इनका कहने का मतलब है जो एक इंसान इसको उखाड़ के फेंक दो और 1000 लोग जो हैं वो आपस में काम करें और जो भी प्रॉफिट हो वो आपस में बांट लें। तो ये बिल्कुल कैपिटलिज्म के विरोध में, इनको कहने का मतलब है कि कैपिटलिज्म जो है पूंजीवादी जो चीज़ है इसको हटा के फेंक दो। लेकिन सही बताना तो समाजवादी सोच फॉलो कर सकते हो, आप कैपिटलिज्म फॉलो कर सकते हो। जो कम्युनिज्म है ये स्ट्रीम है, जैसे अब से अपने भारत में दोनों चीज़ें हैं, हमारे यहाँ समाजवाद की चीज़ भी है और कैपिटलिज्म भी है, ठीक है, सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। लेकिन अगर कोई कह दे कि साम्यवादी सोच लो यानी कि कम्युनिस्ट वाली सोच लो, तो इनका कहने का मतलब, और जबकि कम्युनिस्ट सोच आप बस कहोगे तो इसमें गवर्नमेंट को फायदा होगा और कोई ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठा पाएगा। जैसे अभी चाइना में कम्युनिज्म है तो आप जानते हो रातों रात कोई भी बिजनेसमैन गायब हो जाता है, ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं, तो वहाँ से इम्पैक्ट कितना भयंकर पड़ सकता है। ऐसे अभी जैक मा वाला केस था। तो इनका कहने का मतलब कि जो 1000 लोग हैं वो पावर में ले लें, तो कभी भी अच्छा सिंपल सा लॉजिक, या फिर आप कोई रिसर्च में देखना, अगर ये 1000 लोग पावर में आ जाए तो सब अपनी मर्जी की चलाएंगे, ठीक है। मान लो इंडस्ट्री जो है पूरी इस बंदे ने खड़ा किया, जो फर्स्ट नंबर वाला जिसको इन लोग को हटाना है, अब उसके पास सारी नॉलेज, उसको पता है कि 1000 लोगों को कैसे चलाना है। अब जब उसको आप हटा दोगे तो ये जो 1000 लोग हैं, या तो इनमें से कोई ऐसा हो जो इसकी जगह ले सकता है, समझो, ठीक है। मान लो हाँ गरीबों से उठ के कोई जगह ले, ठीक है, लेकिन आप कहोगे जो 1000 के 1000 लोग हैं वही इस चीज़ को कंटिन्यू करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थॉट क्लासेस हो जाता है। लॉजिक से समझना, थॉट क्लास मतलब क्या होता है, मान लो भाई 1000 में से 50 लोग कुछ और सोच रहे हैं, 100 लोग कुछ और सोच रहे हैं, भाई अपना अपना छोटा छोटा ग्रुप बनाएंगे, 200 लोग कुछ और सोच रहे हैं, 300 लोग कुछ और सोच रहे हैं, तो आपसी में क्लैश करेंगे। और नॉर्मली यही होता है कि फैक्ट्री जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर वो अपना प्रॉफिट खो देती है। ये नॉर्मल सी चीज़ें इसमें होती हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अब सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म क्या हुआ, जो समाजवादी की सोच थी वो बहुत धीरे धीरे फैलती चलेगी, ठीक है, और धीरे धीरे जो इसकी सोच थी वो वर्ल्ड लेवल में फैली, रसिया में गई, इंडिया में गई, हर जगह गई। इंडिया में पूरा सोशलिज्म नहीं है या फिर पूरा कैपिटलिज्म नहीं है, ठीक है, अपने में दोनों हैं, ये आपको याद रखना है। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। अब यूरोप के जरिए वो पूरी दुनिया में फैलने लगा। सबसे पहले तो यूरोप में फैला और फिर धीरे धीरे जो सोशलिज्म है, समाजवादी सोच है, वो पूरी दुनिया में फैलने लगी, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ भी बनाई, इन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम क्या रखा, सेकंड इंटरनेशनल। अब ये सेकंड इंटरनेशनल क्यों रखा, क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल में एक सोच थी, फर्स्ट इंटरनेशनल में एक सोच थी जिसका हमने नाम क्या धरा था, कैपिटलिज्म। पहली सोच थी जो मोनार्क को फॉलो करती थी, कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी। तो इन्होंने सोशलिज्म की एक नई सोच बनाई और इन्होंने इसको नाम दिया सेकंड इंटरनेशनल। सेकंड मतलब एक सोचने का दूसरा तरीका, इसलिए इन्होंने कभी भी इसका नाम फर्स्ट इंटरनेशनल नहीं रखा, सेकंड इंटरनेशनल रखा। तो आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड इंटरनेशनल क्यों नाम था, जो इनकी कमेटी थी जितने भी सोशलिस्ट लोग थे, ठीक है। सेकंड इसलिए की क्योंकि पहली सोच तो कैपिटलिज्म वाली थी या फिर मोनार्की वाली थी, ठीक है भाई, क्योंकि मोनार्की भी कैपिटलिज्म ही तो है एक तरह का। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म में एक आदमी के पास ज़्यादातर पूंजी होती है और राजशाही में भी ये होता है कि राजा के पास सब कुछ होता है। तो ये चीज़ इतनी अच्छे समझ में आएगी नहीं अच्छे से। आपको क्या करना है, ये एक बार इसको अच्छे से देख लेना है और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जो कॉपी पेन लेके चल रहा है वो साथ साथ नोट्स बना ही रहा होगा। हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पॉज करके नोट कर लो। अब देखो, द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन, और अब हम रसिया की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो रसिया में जो था मेजॉरिटी रिलीजन जो था वो कौन सा था, रसिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, मतलब है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन, लेकिन वहाँ का रसिया का था, उसको हम लोग कहते हैं रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। लेकिन उसमें और भी रिलीजन थे, और रिलीजन आपके जैसे कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, ठीक है, मुस्लिम्स थे और आपके बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, ये सब थे। अब उसमें जो कुछ चीज़ें थी जैसे इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अब ये सब उनको रसिया के बारे में देखना है, क्योंकि अब रसिया का रिवोल्यूशन पढ़ना है। रसिया का रिवोल्यूशन आपको अगर समझना है तो अच्छे से क्या देखना होगा, रसिया रिवोल्यूशन के लिए वहाँ का कैसा डेमोग्राफी थी, वहाँ के लोग कैसे थे। तो अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स, है ना, रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्नड दियर लाइफ फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% मतलब आधे से ज़्यादा, यानी आप समझ लो 90% लगभग थे, ठीक है। अब अगर आप ऐसे यूरोप से कंपेयर करोगे तो यूरोप में 40 से 50% थे। तो भाई ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड थे, वहाँ पर ऑटोक्रेसी थी यानी कि राजशाही थी वहाँ पर भी, ठीक है। अब वहाँ का राजा थोड़ा तेज तर्रार था, ये भी आपको याद रखना है। प्राइवेट इंडस्ट्री वहाँ पर थी जिन्होंने गवर्नमेंट की वजह से ना, मतलब उनको, मतलब अगर गवर्नमेंट आती तो उनको ये होता कि मिनिमम वेज जितना पैसा मिलना उतना तो मिलना ही है, और लिमिटेड वर्किंग आवर्स होती है अगर गवर्नमेंट होती। लेकिन जो सार था वहाँ का राजा वो ये सब करने वाला नहीं था, है कि नहीं, नॉर्मल सी बात, ठीक है। वर्कर्स डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स, वर्कर्स जो थे सोशल ग्रुप्स में डिवाइड हुए, ठीक है। वर्क जो होता था डिवाइड किया जाता था उनकी स्किल से, क्या उनकी स्किल है, क्या क्षमता, उस हिसाब से उनके वर्क को डिवाइड करते थे। और क्या था, पीसेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, जो पीसेंट थे वो अपनी ज़्यादातर लैंड को कल्टिवेट, यानी कि वहाँ पर फार्मिंग करते थे।
कम्यून मिर यूज, इसका मतलब कैसे, मान लो दो फार्मर्स हैं तो वो आपस में अपनी लैंड को कंबाइन कर लेते थे, ठीक है। लैंड को कंबाइन करने के बाद वो आपस में जो भी होता था उसको बांट लेते थे। कैसे बांटते थे, मान लो किसी के पास 10 फैमिली लोग हैं, किसी में 5, तो 5 वाला कम रखे और 10 वाला ज़्यादा रखे, तो इसको कम्यून या मीर यूज कहते थे। मीर एक इसका नाम है, ठीक है, टर्म है। थोड़ी भाई तबीयत में ढीला मामला है। सोशलिज्म इन रसिया, अब जो सोशलिज्म इन रसिया है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो थी इलीगल थी 1914 तक, ठीक है, जब तक वहाँ पर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गई, है ना, बच्चों के दिमाग में सवाल है कि ये कहाँ से आ गई 1898 में। तो बात वही ना, बहुत काम मना किए जाते लेकिन लोग करते हैं। तो ये बैन थी लेकिन उन्होंने चुपचाप बना लिया और ये मार्क्स आइडियोलॉजी से रिलेटेड थी। अब इसमें हुआ क्या आगे चीज़ें, टर्बुलेंट टाइम 1905 का तो बड़ा हाला डोला वाला टाइम का, मतलब क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी वहाँ पर, रिवॉल्यूशन अपने चरम सीमा में आने वाला था। सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, सार को मतलब पार्लियामेंट बनाने वाला शौक नहीं था उसको, वो कहता था राजा मैं ही हूँ, ठीक है ना। वहाँ पर इनके शासन की वजह से क्या हुआ भाई, धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर भी आ चुकी थी। इनके शासन की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर खाना पीना कम पड़ने लगा, लोगों को दिक्कत हो गई, लेकिन ये अपने मज़े में थे, इनको किसी की कोई चिंता नहीं थी, ठीक है। तो प्राइस जो थे ग्रेन्स के, आपके जो खाने पीने के प्राइस बढ़ने लगे रसिया में। तो एक वहाँ के चर्च के फादर थे, इनका नाम है फादर गैपॉन। तो फादर गैपॉन राजा के पास जाते, वो सोचते हैं कि जो राजा है सार निकोलस इनका पूरा नाम था, ठीक है, सार निकोलस फोर्ड। तो ये सोचा इनके पास जाएंगे फादर के कौन, उनसे कहेंगे कि भैया कुछ चीज़ें करो जिससे लोग सही हो जाए, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें काफ़ी कम है, या फिर मतलब कहेंगे कि प्राइस बहुत हाई हो गए, आप अपने कोष से कुछ चीज़ें निकालो या हम लोग कुछ कर पाएँ। तो राजा इतना घमंडी था कि उसने क्या किया, इन लोग के ऊपर गोली डंडे बारूद जो भी था सब चलवा दिया, इन सबको मार दिया। इसी चीज़ को हम लोग नाम देते हैं ब्लडी संडे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। राजा को अपने मारता वो था, उसे किसी की चिंता नहीं थी, है ना। नाम याद रखना, बहुत बार राजा का नाम पूछा जाता है, सार निकोलस, ठीक है। तो फादर गैपॉन को भी मरवा दिया। ब्लडी संडे इसका नाम इसलिए हुआ क्योंकि 100 लोग कम से कम मर गए। इसको आप रिलेट कर सकते हो जैसे अपने यहाँ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, जैसे उसमें जनरल डायर था, तो 300 लोग उनके कम से कम घायल हो गए बुरी तरीके से, ठीक, इनमें से भी बाद में लोग मरे होंगे। तो ऐसी चीज़ हुई जिसको ब्लडी संडे नाम देते हैं, संडे के दिन हुआ था। अब इसी के बाद क्या होता है, पहले लोग समझते थे ठीक है राजा है जैसे चल रहा है, लेकिन ये कांड होने के बाद, ये चीज़ होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद इनको एकदम दरकिनार कर दिया गया, इनके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, ठीक है। फिर राजा ने सोचा, मतलब कहा गया कि राजा को हटाओ, तो राजा डर डर के कहता है कि मतलब हम आपकी बातें सुनेंगे। अब राजा बहुत ज़्यादा डर गया है, तो वो कहता है कि हम पार्लियामेंट बनाएंगे। देखो पहले वो पार्लियामेंट के बिल्कुल खिलाफ है, वो कहता है हम पार्लियामेंट बनाएंगे। तो सार ने एक पार्लियामेंट बनाई जिसका नाम रखा ड्यूमा। अब ड्यूमा नाम रखा, पहले उसको बनाया, फिर बिना कुछ मतलब वो फालतू की थी एकदम पार्लियामेंट, 75 दिन के अंदर उसको डिसमिस कर दिया। फिर नई पार्लियामेंट बनाया, फिर उसको 3 महीने के अंदर डिसमिस कर दिया। फिर एक नई पार्लियामेंट बनाई और फिर उसको ऐसे लोगों से भर दिया जो उसके चाटुकार हों या फिर उसकी समझ लो चाटने वाले हों, जो उसके ही लोग हों, जिनको पीसेंट से, फार्मर से, इंडस्ट्री में वर्क करने वाले लोगों से, मैन वुमेन बच्चों से कोई मतलब ना हो, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 3 महीने बाद जब ज़्यादा वो मचने लगा तो उसको भी उसने वो कर दिया, हटा दिया, ड्यूमा को हटा दिया। ये हुई बात। अब देखो लोग इनसे चिढ़ने तो वैसे भी लगे थे। अब लड़ाई होने लगी, रसिया जो था भाई वो तो इधर साइड था, और जब वर्ल्ड वार आने लगा था 1914 का टाइम है, ठीक है, और जर्मनी दूसरी तरफ था। तो क्या हुआ, जो इनकी रानी थी अलेक्जेंड्रिया, अब जो अलेक्जेंड्रिया थी वो जर्मनी की तरफ थी, ठीक है। तो सबको लगा कि ये राजा तो कभी इनको ऊपर हमला करेगा नहीं, वो जर्मनी वाले एकदम मतलब बेकार बने हुए थे, एकदम सबको मारने में तुले हुए थे उस समय, ठीक है। तो रसिया मतलब लोग सोचने लगे थे राजा तो कुछ कर नहीं पाएगा, और राजा थोड़ा सा अंधविश्वासी भी था, वो लोग मानते थे, क्योंकि एक ये था, एक ये क्या कहते हैं, ये भी एक फादरी वगैरह था, रासपुटिन नाम की, रासपुटिन। तो रासपुटिन जो था उसको ये लोग बहुत मानते थे, उसकी सारी बातें सुनते थे, और लोग कहते थे कि इसकी बात सुनने की क्या जरूरत है, किसी पढ़े लिखे को अपने पास रखो, ठीक है। ये मतलब समझ लो आप चर्च का कोई फादर या कुछ था, इसकी बात सुनने की क्या जरूरत थी, ठीक है। इसको लोग बहुत मानते थे। अब ये मानते क्यों थे, क्योंकि इन दोनों का एक बच्चा था, राजा और इसका सार का और क्वीन अलेक्जेंड्रिया का, तो उसको हर जगह से जवाब मिल गया कि ये बच नहीं पाएगा। और रासपुटिन ने पता नहीं क्या तंत्र मंत्र किया, मतलब जो बुक में लिखा हुआ है उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा किया जो उसमें एग्जैक्ट एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, और इनका बच्चा जो जिंदगी मतलब बच गया और अच्छे से मतलब बड़ा होने लगा, कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छे से अभी तक चला आराम से। तो इन लोगों का इतना यकीन हो गया रासपुटिन के ऊपर कि जो रासपुटिन बोलेंगे वही करेंगे, और यही जो थी पीपुल को, जो आम नागरिक थे, उनको अच्छा नहीं लगा। तो इनको रासपुटिन को हटाना था, क्वीन को हटाना था और सार को हटाना था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, रिवॉल्यूशन पूरा बढ़ने लगा, जिसको नाम दिया गया रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर। अब रिवॉल्यूशन जो हुआ अक्टूबर में, उसमें क्या हुआ, एक पार्टी खड़ी हुई जिसका नाम हमने बताया था यहाँ पर, द रशियन सोशलिज्म डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड, ठीक है। अब ये पार्टी थी, ठीक है, इसी के एक नेता निकले जिनको हम लोग बोल्शेविक
जो मतलब जिसका बाद में नाम बोल्शेविक हुआ, और बोल्शेविक के नेता हुए लेनिन। लेनिन ने भाई जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, एक गवर्नमेंट बन चुकी थी राजा के हटने के बाद जो अपना शासन चलाती थी, तो बोल्शेविक जो थे उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी हटाया, राजा को भी हटाया, ठीक है। और लेनिन से सब लोग डरते थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो भी डरती थी, सबको हटाया। धीरे धीरे लेनिन का राज होने लगा। अब लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने जो प्राइवेट लैंड थी उसको पब्लिक कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान के पास प्राइवेट लैंड नहीं हो सकती, मतलब कोई भी अपनी निजी संपत्ति नहीं रखेगा, सब गवर्नमेंट के हाथ में होगी या फिर सब पब्लिक होगी कुल मिला के, ठीक है। जिसका दूसरा मतलब गवर्नमेंट के ही हाथ में सब कुछ है, ठीक है। गवर्नमेंट सबको बराबर से चीज़ें बांटेगी। तो इसमें लोग ज़्यादा खुश तो नहीं हुए, क्यों? मान लो किसी ने अपने खून पसीने से कमाया हो, या फिर कोई फार्मर हो, पहले उसके बाद एक हो, फिर धीरे धीरे उसने अपने विवेक से 4-5 जमीन कर ली हो या फिर घर कर ली हो, और आप कह दो कि सब बांट दो तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तब भी लोग लगभग एडजस्ट कर रहे थे जब तक लेनिन थे। लेकिन लेनिन के बाद जो इनके दूसरे सक्सेसर आए, मतलब बेटे नहीं है लेकिन मतलब पार्टी में सक्सेसर आए, वो जो है स्टालिन जो थे वो थोड़े और कट्टर आदमी निकले। उन्होंने कहा मतलब जो भी उनके खिलाफ बोले उसको तुरंत मरवा दे, फांसी दे दें, और कहें ये समाजवाद के खिलाफ है, ये सोशलिज्म के खिलाफ है, ऐसे कह के उन्होंने सबको मरवा दिया। तो इसमें हुआ क्या कि भाई धीरे धीरे क्या हुआ, स्टालिन भी वो करने लगे। अब इसके आगे क्या हुई कहानी, कैसे रसिया चली, वो हम आगे में जानेंगे। लगभग आपका जो चैप्टर में था वो इतना ही था कि कैसे लेनिन के बाद कैसे एम.के. स्टालिन आए, उनसे भी थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुई, लोगों की नहीं ज़्यादा बनी, लेकिन धीरे धीरे उनकी गवर्नमेंट चली। इसके आगे आपके हायर स्टडीज़ में होगी, लेकिन आपके पास यहाँ तक इतनी कहानी कि बोल्शेविक लास्ट में वहाँ राज करने लगा। तो होप है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर ये डिटेल्ड में लेक्चर को यूपीएससी बच्चा तैयारी करना चाहता तो डिटेल में लेक्चर यूपीएससी वाले चैनल में आप देखना, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी को 1 लाइनर करना है, ठीक है, तो हमारे दूसरे चैनल में जा सकता है, ठीक है। हर चीज़ आपको मिल सकता है, ज़्यादातर तो चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। और किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है 9th क्लास की, फिजिक्स केमिस्ट्री अभी हम लोग डाल चुके हैं 9th क्लास की, तो वो आप हमारे चैनल पेज में, इसी पेज में जाके आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब में अगर कोई देख रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से फैलाना है और पढ़ाई करते रहना है। जय हिंद।